सिक्योरिटी पर सियासत। यूपी एटीएस ने लखनऊ में 2 अलकायदा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दहशतगर्द 15 अगस्त से पहले सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें यूपी पुलिस और यूपी सरकार पर तो कतई भरोसा नहीं है, और बीएसपी सदर मायावती भी चुनाव से पहले एटीएस की कार्रवाई पर शक जाहिर कर चुकी है। लिहाजा बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मुल्क की सिक्योरिटी के मुद्दे पर सियासत क्यों, और अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तब यही सवाल उठता कि सरकार और इंटेलिजेंस नाकाम हो गई है। अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी हिफाजत करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस पर सियासत कितनी जायज़ है, ऐसे तमाम कई अहम सवाल होंगे आज के मुद्दा में। इस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। यूपी एटीएस ने कल लखनऊ में अलकायदा की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। लखनऊ के काकोरी इलाके से एटीएस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। एटीएस के मुताबिक मुलजिम लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे। अलकायदा के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एटीएस के एक्शन पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस और बीजेपी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश के बयान के बाद यूपी में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है कि लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। इस कामयाबी पर गर्व करने के बजाय साबिक वजीर आला ने सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस की तौहीन की है। अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए मुल्क की सिक्योरिटी अहम है या अपीजमेंट की सियासत। अगर दहशतगर्द अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो पुलिस और यूपी सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ा जाता। जब एटीएस ने टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया तो अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है। आखिर क्यों? यूपी सरकार के वजीर मोहसिन रजा ने कहा कि जो दहशतगर्दों के मुकदमे वापस ले रहे थे वही आज पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो ये वो सरकार चलाई थी इन्होंने तो आते ही अपनी सरकार में कहा था कि हम आतंकियों पर से मुकदमे हटा देंगे। जो उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं में जो लोग पकड़े गए थे उनको लेकर इन्होंने कहा था कि हम इनसे मुकदमे हटाएंगे, ये इनोसेंट हैं। तो जो लोग आतंकियों के समर्थन में पहले खड़े रहे हों वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर कैसे भरोसा करेंगे? अखिलेश के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है कि यूपी पुलिस का लखनऊ में दहशतगर्द साजिश का भंडाफोड़ करने और गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये संजीदा मामला है और मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आड़ में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए जिसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यूपी एडीजी के मुताबिक अलकायदा दहशतगर्दों की हैंडलिंग पाकिस्तान से हो रही थी। मुलजिम कई शहरों की रेकी कर चुके थे और ह्यूमन बॉम्ब बनाकर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में इस कार्रवाई पर जो सवाल उठे हैं तो सवाल उन उठते सवालों पर भी उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बात हो रही है सिक्योरिटी पर सियासत को लेकर, जिस पर सियासी रोटियां सेक की जा रही है। आप तस्वुर कीजिए कि अलग अलग सियासी पार्टियां अलग अलग तरीके के बयान जारी कर रही है। उनके जो रहनुमा हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा दे रहे हैं। जाहिर तौर पर इतना बड़ा मसला है, मुल्क की हिफाजत से जुड़ा मसला है। अगर ऐसे मुद्दे पर भी सियासत होगी तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? मुल्क की सिक्योरिटी पहले है या फिर सियासत पहले है? ये आज के मुद्दे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर क्यों उन अपोजिशन जमातों को उन सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा नहीं है, ये समझने की कोशिश करेंगे तमाम खास मेहमानों से। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो अपोजिशन जमातें हैं, क्या उनको उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंतजामिया है उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और उसके पीछे वजूहात क्या है वो भी तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या सिर्फ ये चुनावी हथकंडे हैं या फिर चुनावी बयानबाजी है जिसको लेकर लाइमलाइट पाने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसके अलावा और भी कोई मकसद है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से हर कोई अपने बयान दर्ज करा रहा है
और इसीलिए हमारे तमाम आज के सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आप समझने की कोशिश भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक है तो क्या जो दहशतगर्द है वो भी सरगर्म हो गए हैं, और क्योंकि 15 अगस्त से पहले ये तैयारियां चल रही थी कि किसी तरीके से अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके के दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम दिया जाए, फिर चाहे जो मजहबी मकामात हो या फिर तारीख़ी मकामात हैं, उन जगहों पर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर मायावती की जानिब से ट्वीट भी किया गया है। और यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ और इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े हुए हैं, जिस पर होने का दावा अगर सही है तो ये बेहद संगीन मामला है। ये मायावती ने पहला ट्वीट किया है, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ये भी कहा है उन्होंने, वरना इसकी आड़ में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, यानी कि कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और बिना किसी लाग लपेट के इसके ऊपर पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसियां है वो अपने जांच को आगे बढ़ाए। इसके ऊपर किसी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अपोजिशन जमातें हैं वो इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। खासतौर पर अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि उन्हें ना तो बीजेपी सरकार पर भरोसा है और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भरोसा है। तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर अखिलेश यादव को किन पर भरोसा है। लखनऊ में अलकायदा की बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया गया है और जिसको लेकर अब यूपी की सियासत सरगर्म है, उसको लेकर जहां सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा नेटवर्क खुलाने का खुलासा करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन इसको लेकर मुतमईन नजर नहीं आ रहा है। आखिर उसके पीछे की वजूहात क्या है ये तलाशने की हम कोशिश करेंगे और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ऐसे मुद्दों पर जो बेहद ही संजीदा मुद्दे हैं उनको लेकर इस तरह की बयानबाजी की जाती है। क्या कोई विकास का, तरक्की का मुद्दा नहीं हो सकता है सियासत को लेकर, बातचीत को लेकर, और क्या कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती है जो मुल्क मुखालिफ ना हो? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको हम छुएंगे इस आज के मुद्दा में और सिक्योरिटी पर जो सियासत हो रही है उस पर बात करेंगे। क्योंकि बीएसपी सदर मायावती ने भी चुनाव से पहले एटीएस की कार्रवाई पर शक जाहिर किया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर मुल्क की सिक्योरिटी के मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे ले चलेंगे। महेश वर्मा जी हमारे साथ लीडर भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। असल आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। इसके अलावा हमारे साथ शेख इरफान साहब जुड़ेंगे, जी सलाम के एडिटर हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे प्रदीप कुमार यादव जी, लीडर है समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल महेश वर्मा जी आपसे हैं, क्योंकि इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा महेश वर्मा जी, आखिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर अपोजिशन को भरोसा क्यों नहीं है? क्यों वो इसके ऊपर ऐसी बात कर रहा है जो मुल्क मुखालिफ तो है ही, साथ ही साथ दहशतगर्दों की हिमायत करने वाली भी हो जाती है? देखिए, सवाल यह है कि अभी तक इनकी राजनीति जो है इन्हीं सब चीजों पे टिकी रही है जी। अभी तक जो है इनका राजनीति का जो दारोमदार है, ये सारा खेल अखिलेश जी हो गए, उनके पिताजी हो गए, उनके और जो उनके संगी साथी हैं या जो उनके गैंग के सदस्य हैं, उन्होंने टोटल उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को अगर आप आकलन करें, उसका सही तरह से मूल्यांकन करें, उसका विश्लेषण करें, तो उसमें ऐसा लगता है मुझे जी कि उन लोगों को इसके अलावा कोई राजनीति आती ही नहीं है। उन्होंने हमेशा बदमाशों की हिमायत करी। उनके यहाँ डाकू, चोर, लठैत, पठैत, उनके यहाँ जो कब्जेदार होते हैं वो तो जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उनको टिकट देके ये कहते हैं कि भाई इनको हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। वो कभी इस चीज का कभी उन्होंने मजम्मत नहीं करी है कि कोई ऐसे दहशतगर्दी का काम करे, कोई ऐसा गलत काम करे जी। उसको हम मजम्मत करें ताकि लोगों को सबक मिले, ताकि लोग और जो लोग हैं वो उस तरफ ना जाएं। ये लोग तो प्रेरणा देते हैं कि लोग जो है इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं। इस तरह के लोग अगर कहीं शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो ये लोग कहते हैं कि भाई कार्रवाई क्यों कर रहे हो,
ये कार्रवाई क्या मतलब है? अरे तुम्हारे टाइम जो कार्रवाई अगर ऐसे लोगों के ऊपर होती थी तब तो वो पुण्य है, और बीजेपी सरकार में अगर हमने कर दिया तो वो पाप है। तो ये नजरिया ये भड़काने का है, ये इनको एक राजनीति करने का एक अवसर मिल जाता है, और देश की अस्मिता और देश की साख को ये एक तरह से बट्टा लगाने का जो काम ये लोग करते हैं अक्सर। तो इस पे जो है इनके भारतीयता होने, इनके भारतीय होने पे या इनके मन में कहीं ये अपना एक भारतीयता का एक दायित्व का कहीं बोध जो है, इनको समझ में अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य क्या, अपना फर्ज क्या है देश के प्रति जी, ये इनको जो है समझ में अगर नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोग से, ऐसे नेता से, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से भगवान बचाए इस देश को। ऐसे लोगों से अगर हम दूरी बना के रखें, जो अपने आप को जो है कभी ये नहीं समझते हैं कि इस देश के प्रति उनकी ड्यूटीज क्या है। आप अपने स्वार्थ के लिए आप ऐसे आग में उस जमात को, उस वर्ग को, उस आज जो हमारे गुमराहों के बच्चे जो ये ISI या पाकिस्तान या जो आउटफिट हैं टेररिस्ट, उनके बहकाव में आकर जो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, उनको रास्ते पे लाने के बजाय, उनको गलत रास्ते पे ना डाला जाए, ये करने के बजाय अखिलेश जी के इस बयान से तो मुझे लग रहा है कि ये उस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। हाँ, महेश जी, ये तो बात हो गई अखिलेश यादव की। मैं मायावती जी का जिक्र कर लेता हूं, बीएसपी सुप्रीमो है, और उनका ये कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अगर इसमें कोई जरा सी भी सच्चाई है तो इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी जो ट्वीट करती है, दूसरे ट्वीट में वो सीधे तौर पर ये कह रही है कि इलेक्शन के वक्त में ही ऐसी कार्रवाई अगर हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक शक और शुबा पैदा करती है, इसकी पूरे अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए। यानी कि शक उनको भी है कि आखिर इलेक्शन के वक्त ही इस तरह की जो वाकयात है वो क्यों अंजाम दिए जा रहे हैं, और ये सीधे तौर पर पुलिस का फेल्योर भी हो सकता है, ये कह रही हूँ। मायावती जी का जो बयान होता है, ठीक है ना, मायावती जी का बयान अब से पहले जो है ना कहीं सुनाई दे रहा था, ना उनको कहीं इस चीज की चिंता थी कि किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है। जी, कोरोना काल में आप देख लीजिए हमारे कितने लोग मारे गए, मायावती के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, कहीं जाके खड़ी भी नहीं हुई, कहीं आपको वैक्सीन लगा के लोगों को इंस्पायर भी नहीं किया। खैर वो दिगर बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मैं कह रहा हूँ इस देश को देखने और समझने के लिए, देश सेवा की अगर भावना लेकर कोई आदमी आता है, निश्चित रूप से उस जनता भी कहीं ना कहीं, जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मिलता है, उसको ब्लेसिंग मिलती है कि वो सत्ता में और आके देश की सेवा करे। लेकिन ऐसे अपॉर्चुनिस्ट, मायावती जी जैसे अपॉर्चुनिस्ट नेता, जो सपा का आप समझ लीजिए, जिन्होंने कभी कसम उठाई थी कि हम सपा के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, उसी सपा के साथ जो है इन्होंने किस तरह से किया, क्या किया, तो इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं और ये लोग क्या, इनके बोलने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये वो रिलायबल लीडर नहीं है जिनके ऊपर आप कहीं ये कह सके कि इनके बयान का कोई मतलब, इनके यानी एक तरीके से जो अपने बयान पर कायम नहीं रहते हैं और इसको जो है सियासत की तरह से अपने आप को जो बयान है वो मोड़ देते हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। राहुल लाल जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। देखिए, आपने कई गंभीर मुद्दा उठाया है, और जो भारतीय जनता पार्टी पे जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो आरोप इसलिए नहीं लगते हैं। ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे आतंकवादी पकड़े गए, वो पता नहीं, टाइमिंग पे भी सवाल उठता है कि लंबे समय से थे लेकिन अभी उनको क्यों पकड़ लिया। मैं तो ये भारत पाकिस्तान के बीच अगर घटनाएं घटती हैं तो उसका भी जवाब भारतीय जनता पार्टी चुनावों के नजरिए से देती है। जब चुनाव नहीं होता है तो जवाब देने का तरीका अलग होता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 25 दिसंबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक से पाकिस्तान चले गए थे। उसके 9 दिनों बाद जो है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है कि क्या घटनाएं घटी थी, हम लोग को याद है कि 2 जनवरी 2016 को आतंकवादी हमला हुआ था, तो इसका पठानकोट आतंकवादी हुआ था, उसमें कोई चुनाव नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के ISI से उसकी जांच करवा दी, उसमें NIA पाकिस्तान के जांच एजेंसी से जांच कराने के और ये निकाल के बैठ गए ये लोग कि उसको पाकिस्तान की भूमिका है, वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका है। तो पुलवामा अटैक के समय में चुनाव का बदलाव नहीं था, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जब इलेक्शन के समय में जब घटनाएं घट रही थी पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उसका जवाब थी कि कर दिए। तो ये एक
समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि वो आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों को भी इलेक्शन के ढंग से उठाती है, इसलिए लोग उसका खुदाई से। ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं महेश जी से। महेश वर्मा जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन के वक्त ही ऐसे क्यों होता है कि आखिर इस तरह के मामले, क्योंकि इससे पहले पुलवामा को लेकर बहुत सारे लोग अटैक को सवाल उठा चुके हैं कि टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या कोई टाइमिंग कनेक्शन भी है? क्योंकि सीधे तौर पर अपोजिशन का जो सवाल है या फिर जो राहुल लाल जी है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। ये नाग जी जो है ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इस 5 साल से पहले जो है एमयू में एक लड़का था जो कश्मीर में पकड़ा गया, कश्मीर आतंकवादी था। इस तरह से जो धरपकड़ है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो तमाम ऐसी गतिविधियों में लगे हुए जो लोग भी हैं, मैं उसको हिंदू मुसलमान में बांट के बात नहीं करना चाहूंगा। जो आदमी इस देश का खाता है और दूसरे देश को हमारे खिलाफ मदद कर रहा हो, ऐसे लोगों की हमारे देश में कोई जगह नहीं। और ऐसी कम से कम कुछ नहीं तो 150 से लेके 200 ऐसे रेड, ऐसे केस दर्ज किए गए। उसमें सिमी का भी है। अगर आपको याद है मोहनलालगंज में जो रेड हुआ था जिसमें पकड़े गए थे सारे, कम से कम फिर सीतापुर में पकड़े गए। तो ये तो नाग जी जो है जो बात कह रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इनको याद दिलाइए, उत्तर प्रदेश में कोई आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो चीज किया जा रहा है वो ये सोच के नहीं किया जा रहा है कि मायावती और सपा को नाखुश करना है या मायावती और सपा को ये अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर इससे कोई नुकसान, मान लीजिए इससे कोई नुकसान होता हो तो पॉलिटिकल नुकसान हमारा है। हम जो है किसी भी तरह से ऐसा काम क्यों करेंगे? कोई भी जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार ऐसा काम करने जाएगी, वो भी चुनाव के टाइम में। बिल्कुल, वो तो एक तरीके से दाग लग जाएगा। वो तो महेश जी, वो एक तरीके से दाग लग जाएगा, पॉलिटिकल दाग लग जाएगा। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, राहुल लाल जी से इसके ऊपर रिएक्शन चाहूंगा मैं। राहुल लाल जी, देखिएगा, सियासत अपनी जगह पर है लेकिन मुल्क की हिफाजत सबसे पहले है, और मुल्क की हिफाजत से जो भी खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विपक्ष को का ये कहना है कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, और इससे पहले वो ये कह चुके हैं अखिलेश यादव कि उनको वैक्सीन के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आखिर फिर किसके ऊपर भरोसा है? सीबीआई को तोता बताया जाता है, चुनाव इलेक्शन जो कमीशन है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ऐसे इन तमाम चीज़ों पर अगर भरोसा नहीं है तो फिर क्या फायदा है? ऐसे मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर किसके ऊपर बात की जाए? फिर तथ्यों के आधार पर करेंगे तो दर्शकों को समझ में आएगा के आधार पर करते हैं। देखिए, मैंने राहुल लाल जी, आपकी आवाज़ मेरे पास कट कर आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। फिर से जुड़ने का मैं आपसे कोशिश करूंगा और ये समझने की भी कोशिश करूंगा आपसे मैं, राहुल लाल जी, कि जो सिक्योरिटी को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या इसके पीछे की वजूहात है? इलेक्शन अलग मुद्दा हो सकता है लेकिन मुल्क सबसे पहले हैं, और अगर यही मुद्दा अगर खुदा ना खास्ता वो जो मंसूबे हैं दहशतगर्दों के वो उसमें कामयाब हो जाते तो वाकई में एक मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। महेश जी, ये चीज़ मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये मंसूबे थे, जो तारीखी इमारतें हैं, जो हमारे जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो बड़े बड़े इमारतें हो गई या फिर जो रेलवे स्टेशन हो गए या फिर मजहबी मकामात हो गए, उन जगहों को जो है एक तरीके से नक्शे मिले हैं, उनके ऊपर प्लानिंग चल रही थी, नक्शे बरामद किए गए हैं। अब तो खैर पूछताछ में पता चलेगा। क्या हम ये मानकर चले कि अगर ये मामले हो जाते खुदा ना खास्ता तो उसके लिए तो सीधे तौर पर बीजेपी को और यूपी और मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाता? तो एक तरीके से आप तो खुद बता रहे हैं कि तो ये हमारे ऊपर पॉलिटिकल दाग लग जाता। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और ये किसी भी प्रशासन के लिए, किसी भी सरकार के लिए, वो भी चुनावी वर्ष में ये समझ लीजिए कि एक ये साजिशन ऐसा बीजेपी सरकार को बदनाम करने की ये सोची समझी चाल है जी। और इससे बखूबी बसपा या सपा या कांग्रेस के जो लोग भी हैं वो बखूबी इस चीज को समझते हैं, वो जानते हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों में हो या ना हो अलग बात है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैं आपसे आप मुझे ये बताएं कि सर, जब आपको इतना मालूम है, जब आप इस चीज को समझते हैं कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने की जो है ये एक बहुत बड़े मंसूबे पाले हुए लोग जो थे, जो दहशतगर्द थे, अगर इस वर्ग को इस बम विस्फोट करके लोगों को जान ले लिए होते तब क्या होता?
बिल्कुल तब तो सरकार बदनाम होती। बिल्कुल, और सीधे आज की सरकार के डेट ऊपर में सवाल उठते हैं कि भाई सरकार का जो फेल्योर है और इंतजामिया फेल्योर हुआ। हाँ, तो सवाल है कि इसका फायदा किसको मिलता? हम्म, इसका फायदा किसको मिलता? बसपा को एग्जैक्टली। मिलता जी या सपा को मिलता? जी। तो मेरा ये कहना है कि इस देश में इस तरह की परिपाटी, इस तरह की मानसिकता, जो कि ये कहते हो, जिस देश का आप सोचिए, जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री को आप याद करिए, वो ये कहता हो कि बटला कांड हो रहा है और उसमें मारे हुए बच्चों की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती है, जी। और उसमें जो है, उसमें जो अभियुक्त थे उनको सजा दी गई है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। बिल्कुल। अब ऐसे में उस समय जो है, अगर ऐसे काम को अंजाम दिया गया जो देशद्रोहियों के खिलाफ था या बैड एलिमेंट्स थे, जी। उनके खिलाफ अगर इस तरह के सहानुभूति रखी जाएगी, इस तरह की बात कही जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारे जो पढ़े लिखे हमारे जमात के बच्चे हैं, हमारे ये जो इंडियन बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के इंजीनियर बनने चाहिए, आईएएस बनने चाहिए। मैं तो हमेशा अपनी इस बात को कहता हूँ साहब, कि इस देश में आप याद करिए कि आजादी के बाद जिस वर्ग का 27% भागीदारी थी, अल्पसंख्यक या मुस्लिम जो तबका था, उसकी 27% भागीदारी थी, वो आज 2% से नीचे चला गया। जी। ये उन लोगों से पूछना चाहिए कि भाई आपने हमें जो है कहाँ धकेला, हमें आपने ठेले पे ला दिया, हमें आपने रिक्शे पे ला दिए, हम रिक्शा चलाने वाले बन गए, ठेले बनाने वाले बन गए, हम मैकेनिक बन गए, हम हमारी जिंदगी क्या आपने कर दी? हम क्या इस देश के दोयम नागरिक है क्या? हम भी उतना ही हक रखते हैं जितना एक भारतीय हक रखता है। आखिर में जैसे ही ये बात उठती है, इसकी मजम्मत क्यों नहीं होती है? बेशक। वो लोग क्यों नहीं आते हैं जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, जो मुसलमान वोटों की बात करते हैं, वो इसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हैं कि जो आदमी गलत है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है, हम उसके साथ नहीं है? बेशक। क्यों इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्यों? लेकिन महेश जी, क्योंकि मुझे याद है जब पुलवामा अटैक हुआ था तो आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और उस वक्त हमने काफी बड़ी लंबी चर्चा और बहस की थी उसके ऊपर, और उस दौरान भी इस तरह का मुद्दा उठा था कि मुल्क की हिफाजत के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा था, और उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि चुनावी स्टंट है, माइलेज लेने के लिए जो है ये किया जा रहा है। क्यों बार बार अपोजिशन को ऐसा लगता है कि ये चुनावी स्टंट है या फिर माइलेज लेने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ देखिएगा हम जो है मुल्क के साथ खड़े हुए हैं और हम जो चुन चुनकर जो लोग हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं? क्या एक ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है? अब एक चीज मैं आपको मैं आपका नाम भूल गया, आयुब शाहबाज, क्या नाम? अब्बास साहब। हाँ शाहबाज साहब, एक चीज, हाँ, मैं शाहबाज साहब, मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, सभी पक्षों को एक्सेप्ट हो गया। बिल्कुल। आपने कभी प्रधानमंत्री के मुंह से, बीजेपी के किसी नेता के मुंह से कभी आपने सुना होगा कि वो इस बात का कहते हैं कि हमने राम मंदिर का जो संकल्प था हमारा पूरा हुआ, हिंदू हमें वोट दें, या हम किसी तरह से उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं? हमने कभी इस चीज को उठाया ही नहीं। इवन कि अपने लोगों से हम हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि भाई आप इस बारे में अगर कोई बात कहेंगे तो समाज में विद्वेष फैलेगा। बिल्कुल, और ये विद्वेष नहीं फैलना चाहिए। इसी चर्चा को मैं आगे लिए चलूंगा। महेश जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक मुख्तसर से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के जब आएंगे तो इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, ऐसे संगीन मामलों में, संजीदा मुद्दों के ऊपर सियासत क्यों होती है? क्यों सियासी रोटियां सेकनी शुरू हो जाती है? जब मुल्क की हिफाजत पहले है तो आखिर सियासत क्यों बीच में आ जाती है? एक ब्रेक के बाद।
इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद तो बात हो रही है इस वक्त सिक्योरिटी पर सियासत की, जिसको लेकर लगातार अपोजिशन सवाल उठा रहा है और उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी हैं, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, सियासी तज्जियाकार है। राहुल लाल जी, जो आपसे मैंने सवाल किया था उसी सवाल को मैं फिर से दोहराता हूं और समझने की आपसे कोशिश करूंगा कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद भी ये कहा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इससे फायदा पहुंचा है, और अब जो है अपोजिशन जमाते हैं वो उस तरीके से इसको ले रही है। मैं ये समझना चाहूंगा कि ऐसे किस तरह से फायदा हो जाता है चुनाव के टाइम पर अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप देखे ना कि 2 जनवरी 2016 को जब अटैक हो रहा है उसमें कोई चुनाव नहीं था तो फिर सरकार की और 19 में हुआ अटैक तो फिर सरकार पर की जाती। बात ये चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी के पास है, आतंकवादी हैं तो आतंकवादियों के विरुद्ध वो कठोर कार्रवाई करे, उसमें हर कोई चाहेगा कि कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे देश में, और वो सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में ही अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को जो है जिन्होंने नगर नहीं किया या उनकी भूमिका को तोड़ा, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जी। अभी जब एक सुप्रसिद्ध जो उत्तर प्रदेश में घटी महिला के जो अब वो रही भी नहीं, उसमें क्या हुआ कि जो कोई भी पत्रकार कह रहा था कि वहां पे घटना घटी है, उन सबों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, गिरफ्तारी की जा रही थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया तो फिर वही आरोप सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल में कहा गया, वैसे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जिस हद तक पे राजनीतिकरण हुआ है वैसे में सवाल उठ रहा है जी। पुलिस को तो अपना काम करना ही चाहिए। लेकिन राहुल लाल जी, क्योंकि मामला यही है कि अगर पुलिस पे भरोसा नहीं है तो मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है, सीबीआई को जो है सरकार का तोता कह दिया जाता है, तो मामला तो वहीं पर अटक जाता है ना। नहीं, देखिए शाहबाज साहब, सीबीआई को सरकार का तोता किसी जो है कि हम लोगों ने तो कहा नहीं है। सीबीआई को सरकार का तोता खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और अब तो ये स्थिति है कि वो पिंजड़ा भी छोटा होता चला जा रहा है। आप अभी देखें कि अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कि अखिलेश के अलग अलग समाजवादी पार्टी के अलग अलग ठिकानों पे जो है कि अचानक सब जब इलेक्शन हो रहा है तो सीबीआई एक्टिव हो रही है जी। अगर करप्शन के चार्ज में कोई दोषी आप सीधे कार्रवाई भीतर जेल में डालिए, इतनी धीमी गति में क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? हम लोगों ने अभी भी ध्यान दिया, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब हम लोग देख रहे थे कि सीबीआई और ईडी तमाम एजेंसियां एक्टिव हो रही थी। अगर वहां पे कोई तृणमूल कांग्रेस में भी अगर कोई दोषी है भ्रष्टाचार के मामले में तो आप उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर दीजिए जी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसे डराने का प्रयास होता है विपक्ष को कि विपक्ष खुल के प्रचार ना करे, विपक्ष कुछ कहे नहीं। आप जब वैसे स्थिति में संस्थाओं का प्रयोग करते हैं तो फिर उससे भरोसा टूटना स्वाभाविक चीज है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कई सारे जगहों पे उत्तर प्रदेश वो डबल इंजन की सरकार चला रही है, तो जब आप डबल इंजन की इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार चला तो आपके पास जिम्मेवारी है, लोगों के विश्वास को जीतने की जिम्मेवारी है। ये बहुत अहम मौजू आपने उठाया कि लोगों का विश्वास हमको जीतना होगा। इस पर हमारे साथ जी इस्लाम के एडिटर शेख इरफान सर जुड़ गए हैं। सर, क्योंकि बात हमारी हो रही है सिक्योरिटी को लेकर, जिसके ऊपर लगातार सियासत हो रही है, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि इसको लेकर राहुल लाल जी भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि जब जब इस तरह के मामले आते हैं, जब जब इलेक्शंस आते हैं, उस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है और जिसको लेकर अपोजिशन सवाल उठाने लगता है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने लगता है। क्या ऐसे मामलों का कुछ सियासत से जुड़ा हुआ कोई जुड़ाव है या फिर जो चुनाव है उनसे कोई जुड़ाव होता है? देखिए, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही पड़ेगा। अगर लोग कहते हैं कि बॉर्डर में तनाव है, क्या कहीं चुनाव है, इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा सुनने को मिलता है जी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि छोटा सा भी भूल अगर होता है, थोड़ी सी भी कोई लापरवाही होती है तो उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। तो ये रिस्क तो हम किसी भी कीमत पे ले नहीं सकते। जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के जो पुलिस है, वहाँ के जितने होम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर को ये टोटल कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो वहाँ पे टेरर मॉड्यूल लखनऊ में जो आइडेंटिफाई किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, इसमें एनआईए इन्वॉल्व थे, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में, आईबी इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि रॉ भी इन्वॉल्व है इस पूरी चीज की प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेट करने के पीछे। तो मेरा ये मानना है कि टोटल पुलिस इंफॉर्मेशन जो है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 7 लोग थे वहां पे, सिर्फ 2 लोग पकड़े गए। तो ये 5 लोग कहाँ हैं? और ह्यूमन बॉम्ब बनाने की बात कही गई है जी। और ये कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, कितना डेंजरस है, ऐसे समय में सियासत करना या पॉलिटिकल डिबेट करना। अभी तो पूरे देश को एक साथ यूनिफाई होके यूनाइटेडली इस पूरी चीज के खिलाफ
टेररिज्म के खिलाफ आपको लड़ना है। ये जो कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, ये एक नासूर बना हुआ पिछले इतने साल। तो कलेक्टिवली सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, सभी गवर्नर को, सभी होम मिनिस्टर को कोऑर्डिनेट करके पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। यहाँ सियासत की बात कहाँ आती है? और जो लोग सियासत करते हैं, जो लोग डाउट करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी को, पुलिस को, उन लोगों को मेरे ख्याल से चुनाव में बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि इरफान सर, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का ये कहना है कि उनको उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इससे पहले वैक्सीन को लेकर सवाल उठा चुके हैं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा चुके हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए जा चुके हैं। क्या हम ये मानकर चले कि जब किसी चीज पर भरोसा ही नहीं है तो फिर इंतखाबात लड़ने का फायदा क्या है, या फिर इख्तिदार मानने के लिए क्यों इतनी लालायत अपोजिशन पार्टियां हो रही है? देखिए, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। इट्स नॉट अबाउट कोरोना, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट एनी माइनर इशू। ये बहुत बड़ा इशू है जहां पे पूरा एक टेरर मॉड्यूल लगा हुआ है अक्रॉस द बॉर्डर से, वहां से लोग आ रहे हैं और एक पूरी जो टेररिस्ट एलिमेंट्स एक सिनर्जी बना करके, आप भूल गए 26/11, आप भूल गए पुलवामा, आप भूल गए 14 ब्लास्ट इन महाराष्ट्र, एक के बाद एक, आप भूल गए सारी चीजें। तो आप कैसे इस चीज को इतनी लाइटली लेते? और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी भी पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़े लिखे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, लाखों लोग आप पर भरोसा करते हैं। उन सबकी सिक्योरिटी आपकी, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कल को कुछ हादसा हो जाता है तो फिर आप तो बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाएंगे, आप तो बिल्कुल सामने में ही नहीं आएंगे, आपको मीडिया वाले फोन करते रहेंगे, आप कोई कमेंट नहीं देंगे। तो इस तरह की जो बहुत बचकाना हरकत है। अगर जहां तक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इस पे किसी भी तरीके की हल्की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड वी ऑल मस्ट बी यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। वी ऑल मस्ट यूनाइट एंड फाइट, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। महेश वर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महेश वर्मा जी, क्योंकि राहुल लाल जी कह रहे हैं कि सरकार को एक भरोसा जीतना होगा, क्योंकि बार बार इस तरह के वाकयात सामने आते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है। खासतौर पर उन्होंने अभी बंगाल का जिक्र किया है कि लोगों को बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई है। बंगाल के अंदर हमने वो पिछले दिनों देखा है, और ऐसे ही अब इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो क्या सरकार ये भरोसा जीतने में कामयाब हो पाएगी महेश वर्मा जी? एक बार फिर से बोल। महेश वर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि जो सवाल राहुल लाल जी ने उठाए हैं कि सरकार को भरोसा जीतना होगा, जब चुनाव आते हैं तभी ऐसे मामले क्यों आते हैं? लोगों के अंदर इस तरह के खदशात पैदा हो जाते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ था, उस वक्त भी कहा गया था कि सियासी माइलेज लेने के लिए ये काम हुआ है, या फिर अभी चुनाव बंगाल के अंदर गया है तो वहां पर भी अलग अलग जो सीबीआई की तरफ से जो या फिर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी। तो एक चुनाव के वक्त में ऐसा क्यों होता है, ये राहुल लाल जी कह रहे हैं। महेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बताएं। महेश जी, मेरा सवाल यही है कि आखिर चुनाव के वक्त में इस तरह की कार्रवाइयां क्यों होती हैं और इसलिए लोगों के मन में खदशात पैदा हो जाते हैं? देखिए, मैं आपसे यही बात कहूंगा, जो राजनीति का एजेंडा, जिस पार्टी का जन्म जो है जाति धर्म के आधार पर हुआ हो, इससे छुपा हुआ है कि सपा किसको लेकर चलती है और बसपा का आधार क्या है। इन दोनों के आधार को आप समझने की कोशिश करिए। और अगर ये लोग आज भी अगर राजनीति उसी बेसिस पे कर रहे हैं या उसी बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो टाइम लग गया। ये 1967 में अगर आपको ध्यान हो तो एक सोशल रिवोल्यूशन का नाम दिया गया जो दक्षिण से शुरू हुआ, और वहां पे सबसे पहले आरक्षण का जो एक भूत सवार हुआ और जाति धर्म के जिस तरह से बंटवारा करके वहाँ राजनीति शुरू हुई, उसका कहीं आपको वो चीज आपको नॉर्थ इंडिया में 1989 में मंडल के रूप में आया, और वहां से जो है लोगों ने एक नारा दिया कि मंडल और कमंडल का जो है राजनीति शुरू हुई। उसका एक तरह से कह लीजिए कि वो जो नारा दिया गया और जिस तरह से बंटवारा किया गया, उसका फायदा बीजेपी को जरूर हुआ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। लेकिन 2014 में एक ऐसा इस देश में पॉलिटिकल घटना घटी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कि जाति वर्ग धर्म का जो एक राजनीति का था उसका अंत हो गया, और उस
अंत के बाद जो देश में एक नारा आया वो आया विकासवाद। जो आदमी काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ये आप चलिए कि आज के डेट में ये जितनी भी इनकी ये जो भी ये हथकंडे अपनाना चाहते हैं जी, ये वो हथकंडे से, उस हथकंडे से इनको सिर्फ लाभ मिलना चाहिए। अब आप किसी भी तरह से देख लीजिए, अब ये किसान आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, बताइए किसान आंदोलन के जरिए जो एक आदमी, एक नेता है, उसका पिता ने कभी ऐतिहासिक रैली इस बात के, इस बिल के लिए किया कि भाई हमें जो है किसानों का किसी तरह से लाभ मिल जाए। जो आदमी देश का विधि विधान, सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को नहीं मानता है, जो लाल किले पे हमला करता है, जहां खालिस्तानी टेररिज्म का फंड पकड़ा जाता है। वो ये मामला तो थोड़ा डिरेल हो रहा है महेश जी। मैं चाहता हूं कि ये मुद्दे पर आया जाए। मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है आपसे, मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं कि क्योंकि जो सवाल राहुल लाल जी उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब ऐसे वाकयात पेश आते हैं, अभी हाल ही के दिनों के अंदर अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है, सीबीआई कोई कार्रवाई करती है बंगाल इलेक्शन से पहले, और तमाम लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल करने की बात कही जाती है, तो ऐसे मामले जो है क्या छोटे जो दल होते हैं या फिर जो अपने जो अपोजिशन जमाते हैं उनको एक तरीके से डर और खौफ फैलाने के लिए किया जाता है? नहीं, ये जो राहुल लाल जी जो बात कह रहे हैं कि डर और खौफ से पैदा करके और राजनीतिक फायदा उठाने का जो काम किया जाता है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, अगर ये बात थी तो हम भी ये हम हमेशा सत्ता में, मतलब हमारे पास ही रहेगी, या हम राज्य सरकार जहां हमारी नहीं है वहां पे आप हमारे खिलाफ। आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हमारे लोग ऐसा क्या किए हैं? कौन सा सीबीआई वाला काम किए हैं? कौन सा एंटी करप्शन वाला काम किए हैं? हमारे लोगों के साथ इन्होंने वहां जिंदा जला दिया, 300-400 लोगों को जिंदा जला दिया वेस्ट बंगाल में। नहीं, राहुल लाल जी जो ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं अभी हाल ही के दिनों के अंदर, और सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम शामिल था नारदा शारदा केस में। देखिए, नारदा केस में शुभेंदु अधिकारी का अगर नाम शामिल था तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से एमएलए हो गए, बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, तो उनका जो है किसी तरह से अगर नाम है तो उनका नाम निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मैं आपको शहबाज साहब एक बात समझाऊंगा कि जो सीआरपीसी होती है, आपराधिक दंड प्रक्रिया जो होती है, उसमें जैसे ही एफआईआर कोई भी होता है, या सीबीआई करे या पुलिस करे, वो एफआईआर जो है वो कोर्ट के अधीन हो जाता है। उसमें जो भी दखल अंदाजी होती है वो कोर्ट की होती है। अगर हमने किसी को गलत भी कहा कि भाई नहीं साहब ये आदमी इसमें नहीं है, ये आदमी है, तो भी कोर्ट उसको चार्ज फ्रेम करते हुए सारी चीजों को एग्जामिन करती है और उसके बाद ही चार्ज फ्रेम किया जाता है। बेशक। तो इस तरह मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में कहीं नाराज, कहीं सीबीआई, कहीं ईडी से बड़ा अगर कोई सवाल है मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, तो उनसे पूछिए ना कि किसी माँ के आगे उसके बच्चे का पेट फाड़ दिया जाए, उसको जिंदा जला दिया जाए, वहां मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, घरों को फूंक दिया जाए, ठीक है सर, बहन बेटियों लूट ली जाए। ये भी एक मुद्दा है, ये भी इसमें मुद्दे पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल लाल जी देखिएगा, मुल्क की हिफाजत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुल्क पहले है, बाकी सियासी पार्टियां बाद में आती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज से है कि जब तक मुल्क रहेगा तभी तो आप सियासत कर पाएंगे, जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर कहां से सियासत हो पाएगी? तो ऐसे वक्त में सियासी रोटियां सीखने का क्या फायदा है? अखिलेश यादव को किसी पर अगर भरोसा नहीं है तो उसका क्या किया जाए, उसका भरोसा कैसे जीता जाए? देखिए, उनका भरोसा शुरुआत करूंगा इरफान साहब के बात किया हुआ, बड़ी अच्छी चीज है कि राष्ट्रीय सुरक्षा होना चाहिए। वही मामले को आप भी उठा रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मैं डिबेट से शुरुआत से 2 अटैक के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक अटैक जो कि पठानकोट का अटैक हुआ था 2 जनवरी 2016 को, और एक अटैक जो कि पुलवामा का अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को। दोनों अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली अटैक हुए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन दोनों समय में देश की स्थितियां बदली हुई थी। जब 2 जनवरी 2016 को देश में कोई इलेक्शन नहीं था तो भारत सरकार ने आईएसआई के एजेंसी के साथ एनआईए आईएसआई ने मिलकर जांच की। तो फिर आप या तो फिर पाकिस्तान अटैक करा, आप आईएसआई के साथ जांच कराता, और फिर जांच रिपोर्ट में क्या आया कि पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर शामिल है। ये 2016 का सिचुएशन। लेकिन जब 14 फरवरी 2019 को वही अटैक, काफी खराब अटैक होता है, उस समय सरकार काफी जोरदार प्रतिक्रिया देती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर वो करना भी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जब इलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपका रवैया अलग होता है। मैं कह रहा हूँ कि 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री इस्लामाबाद गए, आपको विश्वासघात मिला,
अभी ऐसी क्या स्थितियां हो गई थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं? 25 फरवरी 2021 को ऐसी क्यों घटना घटी कि आपने फिर पाकिस्तान के साथ आपने समझौता कर लिया? आपका केंद्र सरकार करे पाकिस्तान के साथ समझौता, पाकिस्तान अपने रवैये में नहीं करे कोई बदलाव जी, और विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा दीजिए कि वो राजनीति कर रही है। तो ये जो ढुलमुल रवैया राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है। ये समस्या ठीक है। बीजेपी की है। इसके ऊपर रिएक्शन लेंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या चुनाव के वक्त ये तमाम चीजें पैदा हो जाती है या फिर उसको खुद एक मोड़ दिया जाता है कि ताकि इसको सियासत रंग पर सियासी माइलेज लिया जाए। एक ब्रेक के बाद इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद तो चर्चा हो रही है सिक्योरिटी पर सियासत को लेकर कि क्या वाकई में सिक्योरिटी पर सियासत जो हो रही है वो कितनी जायज़ है और ऐसे मौके पर सियासत करना कितना हद तक जायज़ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं। महेश वर्मा जी है, लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे एडिटर जुड़े हुए हैं इस्लाम के शेख इरफान साहब और साथ ही हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं, सियासी चर्चाकार है। इरफान सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस बात का जिक्र बार बार राहुल लाल जी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब पठानकोट पर हमला होता है तो वहां पर तमाम जांच एजेंसियां पहुंच जाती है और मिलकर जांच की जाती है, लेकिन पुलवामा का अटैक होता है तो वहां पर सिर्फ एक तरीके से ना सिर्फ कार्रवाई की जाती है बल्कि अपने हिसाब से जांच की जाती है। तो उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि सभी तरीके के मामले जो है वो पॉलिटिकल ही हो जाते हैं और इसलिए लोगों का भरोसा टूट जाता है इन चीज़ों को लेकर। नहीं, देखिए, सवाल डेट का और कोइंसिडेंस का है। इस पे मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि ये इशू बहुत बड़ा मसला है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 13 दिसंबर में जो घटनाएं हुई थी, पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के अंदर में था और जिस हिसाब से सारी चीजें हो रही थी, अभी भी आप अगर फुटेज निकाल के देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं मैं रिपोर्टिंग करता हुआ आपको नजर आऊंगा। तो ये बहुत ही रिस्की चीज है। बहुत सारे जो सिक्योरिटी के घेरे में जो लोग हैं वहां पे उस दौरान एल.के. आडवाणी साहब थे, वहां पे मौजूद थे, आपके वाइस चेयरमैन मौजूद थे, काफी सारे पॉलिटिशियंस अंदर में थे। अगर वो गेट बंद नहीं किया गया होता सैमुअल द्वारा, सैमुअल वहां पे सिक्योरिटी इंचार्ज थे, तो फिर ये जो ह्यूमन बॉम्ब थे, जो RDX ले करके बॉम्ब ले करके जो आए थे बाहर से, जो टेररिस्ट, वो अंदर वेल में चले जाते और आपको पता ही है कितना बड़ा हादसा होता। तो मेरा ये मानना कि इस तरह के चीजों में बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ सबको मिल करके इस चीज को करना है। आपको मैं बताऊं कि जो 5 लोग भागे हुए, यहाँ पे 7 लोग थे जो टेरर मॉड्यूल थे और ये बताया जा रहा है कि अलकायदा द्वारा इनको ट्रेन किया गया है और उससे पहले जो हुआ था अटैक पार्लियामेंट में वो भी पाकिस्तान से ट्रेंड मिलिटेंट्स थे। तो मेरा ये मानना है कि ये 5 लोग जो हैं ये कहाँ गए? अभी
वो इंफॉर्मेशन लोगों को देना है, जितने भी लोग हैं। क्योंकि आपको एक बात बताऊं कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान में जो लॉकडाउन हुआ उस वक्त बहुत कम मूवमेंट हुआ लोगों के, क्योंकि लोग घरों में रहे, ऑफिसेस बंद रहे, सब लॉकडाउन की स्थिति थी। उस दौरान जो है बहुत सारे ऐसे खाली प्लॉट्स हैं जहां पे बहुत सारे मकान बन गए हैं। अब उन मकानों में कौन रह रहा है, उन मकानों में क्या काम हो रहा है, वहां पे क्या किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये सर्वेलेंस सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, इसमें जो आम जनता है, आम सिटीजन है, वो लोग साथ मिलकर के काम करेंगे। जब पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह के नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं तो फिर लोगों का भी मनोबल टूटता है और उनको लगता है ये सब कुछ ड्रामा है, दिखावा है। तो वो भी कहीं पे जो खास और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको वो देने से कतराएंगे। वो सोचेंगे अरे यार ये तो ड्रामा है, क्या देने से क्या फायदा है। लेकिन उससे क्या है कि लाखों लोगों की जानें बच सकती है। इस चीज को हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स करने के लिए और भी बहुत सारे, बेशक पॉलिटिक्स करने के लिए और भी बहुत मुद्दे होंगे, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। महेश वर्मा जी, क्योंकि इरफान साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि बाकी के जो और मॉड्यूल्स हैं उनको पकड़ना भी बेहद ज़रूरी है, और क्योंकि 15 अगस्त बेहद नज़दीक है, उस 15 अगस्त से पहले हमें तमाम इन्फॉर्मेशन जाननी होगी। उनके जो बड़े आका हैं उन तक पहुंचना होगा। तार जुड़ने के लिए जो है लगातार जो इन्फॉर्मेशन है उनसे तलाशी जाएगी, समझी जाएगी। मैं समझूंगा आपसे कि क्या आने वाले वक्त में इसको लेकर और कार्रवाई हो सकती है, और साथ ही साथ क्या कुछ जगहों पर इंटेलिजेंस का फेलियर भी हम कह सकते हैं। इरफान शेख साहब ने जो एक आपको एग्जाम्पल और उदाहरण देकर जो पार्लियामेंट की घटना के बारे में बताया, जिसमें मैं भी था जी। मैं भी उस समय रिपोर्टिंग करता था। इरफान भाई और हम लोग साथ साथ ही काम करने वाले लोग हैं जी। गेट नंबर 1 पे जिस तरह से उसका शरीर का उसका पूरा पैर उड़ गया था RDX के साथ, वो मंजर देखने के बाद किसी भी भारतीय के अंदर जो है उसकी अंतरात्मा जो है, जब इस तरह के दहशतगर्दी की बात सामने आती है तो कोई भी भारतीय जो है ये इस चीज को किसी भी तरह से ना उसको सराहेगा, ना उसको ठीक बताएगा, उसका मजम्मत करेगा। अब रही बात ये राहुल लाल जी की, तो ऐसे लोग जो इस तरह की बातों को करते हैं और इस तरह की संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की अपने विचार को रखते हैं, तो उनसे मुझे थोड़ा सा आत्मग्लानि होती है कि ये कैसे व्यक्ति हैं लोग कि जो देश के खाते हैं, और जब बात आती है ऐसी कोई, तो ये उस तरह की बातों को, उस तरह के विचारों को रखते हैं जिससे कि एक गलत वातावरण बनता है। सवाल यह है कि नेहरू ने अगर इंडो चाइना की बात करी, चीनी भाई की बात करी और उसके बाद अटैक हुआ, तो क्या उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोती की शादी में चले गए, ये डिप्लोमेसी अगर ये इसके जरिए अगर शांति स्थापित हो जाती तो क्या होता? ये शांति के प्रयास में कहीं कोई मतलब कोई गुरेज है क्या? किसी भारतीयों के इस पे आपत्ति है क्या? इस तरह की चीज को पुलवामा से जोड़ना, उस समय केजरीवाल जैसे लोग, कांग्रेस के जैसे लोग, याद करिए कांग्रेस का कई ऐसे मुखर नेता थे जो वरिष्ठ नेता थे, समझदार थे, पत्रकार रहे, कई लोग ऐसे, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो लोग जिसके पुलवामा कांड को लेकर जिस तरह की बात कही गई वो इतनी शर्मनाक थी कि कोई भी देशवासी अपने देश के प्रति इस तरह की घटना के बाद उस तरह का वक्तव्य और विचार जो है दे ही नहीं सकता, जिसके अंदर थोड़ा भी देश के लिए जज्बा हो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान अटैक होता है और उसके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी की जाए, इस तरह के विचार। अरे हम कह रहे हैं कि ललकारे हम उनको बता दें, हम उनको जता दें। हम जब ऐसे मुद्दे आते हैं, मुझे याद है कि जहीर खान थे हमारे भारतीय तेज गेंदबाज, जब BBC लंदन में किसी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जानबूझ के पूछा कि आपके यहाँ बाल ठाकरे तो मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं जी। उसने डट के कहा, आप होते कौन हो? आप बाल ठाकरे साहब हमारे लिए हमारे सम्मानित नेता है, हमारे देश के नेता, हमारे देश के नेता के प्रति आपको किसने कहा कि वो आग उगलते हैं और मुसलमानों से बैर रखते हैं? हम सब भारतीय हैं और हम भारतीयता के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम अपने देश के लिए अच्छा सोचें। हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हमें लड़ाने के लिए, उकसाने के लिए, या बाला साहब ठाकरे के खिलाफ में कुछ बोलूं इसके लिए आपने सवाल लगा? आप कहां से हैं, क्या है, ये मुझे मालूम है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे इस तरह के लोग होंगे देश में जो इस तरह की बातों को कह के ऐसी चीजों का हवा देने से रोकते हो, उनको सलाम और प्रणाम है। ऐसे लोगों की क्या मतलब है इस देश में, जो कि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ बस या सिर्फ या कहीं से
इसको चाटुकारिता भी कहेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे ऊपर नजर पड़ जाए कि हम उसके फेवर में बोल रहे हैं, हम उसके पक्ष में बोल रहे हैं। अरे भाई, आप फेवर और पक्ष में बोल के क्या करिएगा? देश आपके लिए पहले है। आप पढ़ लिख लीजिएगा, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, एक दिन एक आएगा, कोई बम फोड़ेगा, वो मर जाएगा, आप रोते बिलखते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। यही होता रहा अब तक। आप मुझे बता दीजिए यूपीए की 10 साल की गवर्नमेंट में क्या हुआ? यही होता रहा, बम फूटते रहे, तमाशा देखते रहे। एक मुहिम ऐसा छेड़ा कि आप याद करिए कि देवबंद से ये फतवा जारी किया गया, आप ही के इस जी सलाम पे मैंने सुना कि 1100 मदरसों को जो है देवबंद ने कहा कि इस तरह के जिहाद में, इस तरह के जिहाद का नाम देके जो लोग लगे हुए आतंकवाद का जो पाठ पढ़ाया जाता है उसके खिलाफ जो है मदरसा जो है खड़े होंगे, मदरसों की जो है खिलाफ जो है लड़ाई शुरू होगी। तो ये इस तरह की चीजों को अगर कहीं किया जाए निश्चित रूप से वो सराहनीय है, लेकिन इस तरह की चीजों को ये ठहराना कि नहीं साहब, ये लोग तो वो लोग हैं जो पुलवामा में ये बोल रहे थे। ठीक है, यानी कि हमको सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा करना होगा, हमें अपनी सरकार पर भरोसा करना होगा और ऐसे हमलों को रोकने के लिए हमें लगातार कदम उठाने होंगे। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे शेख इरफान सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सिक्योरिटी पर जो सियासत हो रही है उसको बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुल्क के अंदर अगर सिक्योरिटी को लेकर अगर सियासत होगी तो आने वाले वक्त में जो मुल्क के अवाम हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, वो हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी। देखते रहिए जी सलाम।